गेहूं की कटाई के बाद उसके जो डंठल हैं, जो तने हैं, जो अवशेष हैं, उसको हमें कितने दिनों के बाद खेत में मिलाना चाहिए ताकि वो सड़ करके अगली फसल को अच्छी प्रकार से नाइट्रोजन और दूसरे पोषक तत्व दे सके। सामान्यतः जब हम गेहूं की फसल काटते हैं 15-20 अप्रैल के आसपास फसल कटने लगती हैं और 20 अप्रैल 25 अप्रैल तक लगभग सभी फसलें जो गेहूं की हैं लगभग कट जाती हैं, उत्तरी भारत के क्षेत्रों की अगर बात करें तो। और उसके बाद हम कोई जो खरीफ की फसल बोते हैं, चाहे वो धान है चाहे मक्का है, वो जून के अंतिम सप्ताह में बोते हैं। तो मोटा मोटा यह है कि गेहूं की कटाई से लेके खरीफ की अगली फसल की बुआई तक के बीच में लगभग 2 महीने का समय रहता है, 60 दिन का। तो इस बीच में हमें फसल अवशेषों को कब मिलाना चाहिए? क्या कटाई के तुरंत बाद मिलाएं या बुआई से ठीक पहले मिलाएं या बीच में मिलाएं? आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि हमें कब और कैसे मिलाना चाहिए ताकि अगली फसल को पूरी तरह से अच्छे पोषक तत्व मिल सकें। देखिए, जो हम फसल के अवशेष मिलाते हैं, चाहे गेहूं है, मक्का है, कोई भी है, वो भूमि में सड़ते हैं, सूक्ष्म जीव उसको सड़ाते हैं और उस सड़ाने को, जिसे हम अंग्रेजी में डिकम्पोजिशन कहते हैं, उस डिकम्पोजिशन में पोषक तत्व बनते हैं, नाइट्रोजन बनती है और ये नाइट्रोजन जो है अमोनिया गैस में बदल जाती है अगर ये उपयोग में ना आए। उसी प्रकार से फास्फोरस निकलता है, पोटेशियम निकलता है। तो दूसरे तत्वों का उतना ज्यादा नुकसान नहीं होता जितना नाइट्रोजन का होता है। अगर डिकम्पोजिशन हो गया है फसल अवशेषों का और हमने अगली फसल नहीं बोई है, तो वो नाइट्रोजन या तो खरपतवार ले लेंगे या फिर वो, अगर बारिश हो गई तो बारिश के पानी के साथ नीचे चले जाएंगे नाइट्रेट बन के, या अमोनियम बना है तो वो अमोनिया का गैस में बदल सकते हैं। मतलब बात यह है कि अगर समय से हम उसका प्रयोग ना करें तो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो हमें फसल अवशेषों को उस समय मिलाना चाहिए जब अगली फसल को पोषक तत्व तो अच्छी प्रकार से मिल सके, मतलब खास तौर से नाइट्रोजन मिल सके। तो इसको मैं एक ऐसे चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए यहाँ अप्रैल है, यहाँ 15 अप्रैल मान लेते हैं इसको हम, या 20 अप्रैल मान लेते हैं। यहाँ हमने गेहूं की कटाई की और ये मई का महीना आ गया, इसको 20 मई मान लेते हैं, और ये जून मान लेते हैं इसे, ये 20 जून आ गया। अब हमने मान लीजिए यहाँ फसल काटने के बाद गेहूं हमने यहाँ 20 अप्रैल के आसपास काटा और इसको हमने यही खेत में मिला दिया इसी समय। तो क्या होगा जब मिलाएंगे? तो ये जो डिकम्पोजिशन लगता है समय करीब 15-20-25 दिन लगते हैं, मतलब 3 से 4 सप्ताह लगते हैं अगर अगर उसमें ठीक से नमी मिल जाए। तो होगा क्या, अगर हम पहले मिला देंगे तो 20 मई तक सड़ जाएगा, 20 मई तक, 25 मई तक या 30 मई तक ये खेत में सड़ जाएगा। और हमने फसल कब बोनी है? इसके बाद बोनी है, मतलब 1 महीने का समय रहेगा सड़ने से लेके फसल बोने तक। 1 महीने का जो समय रहेगा, इस समय जो है इस नाइट्रोजन को, इन पोषक तत्वों को खरपतवार ले लेंगे, नाइट्रोजन जो है अमोनिया में उड़ जाएगी, हमें कोई लाभ उसका नहीं मिल पाएगा। तो बहुत एकदम कटाई करते मिला देना भी हमको उतना लाभ नहीं देता है। हमें ठीक है ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा और कार्बनिक पदार्थ बढ़ेंगे, लेकिन पोषक तत्वों का नुकसान हो जाएगा, खास तौर से नाइट्रोजन का। अब हम क्या करें? हम 20 मई के आसपास या 25 मई के आसपास अगर इन फसल अवशेषों को मिलाते हैं तो हमारा क्या है, 3 से 4 सप्ताह में, मतलब इसकी बुआई से पहले पहले ये सड़ जाएगा। और जैसे ही ये सड़ेगा, हम तुरंत इसकी बुआई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक बुआई से पहले ये सड़ जाएगा और ये जो नाइट्रोजन है वो भी मिलेगी, फास्फोरस मिलेगी, और जो ये पोषक तत्व मिले हैं खरपतवार को नहीं मिल पाएंगे। तो हमें पूरा पूरा लाभ सारे पोषक तत्वों को मिलेगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, हम कब मिला रहे हैं फसल अवशेषों को। बहुत पहले अगर हम मिला देंगे तो उसके पोषक तत्वों को नुकसान होने का डर है, खरपतवार उसका प्रयोग कर लेंगे। अब मान लीजिए हम इसको ठीक बुआई से, मान लीजिए 10 दिन पहले मिलाते हैं, मान लीजिए हम इसको 10 जून को मिलाते हैं, तब क्या समस्या आएगी? या जून फर्स्ट वीक में इसको हम मिलाते हैं, तो समस्या ये आएगी, इतने दिनों तक ये सड़ नहीं पाएगा, इतने कम समय में। हो सकता है 15-20 दिन में ये ना सड़ पाए, और नहीं सड़ पाएगा, डिकम्पोज हो पाएगा। तो इसमें जब हम फसल को बोएंगे तो जो बैक्टीरिया है, चूंकि इस फसल अवशेष को मिलाने से बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, सूक्ष्म जीव बढ़ जाएंगे और उनकी नाइट्रोजन की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो पूरा नहीं सड़ पाए हैं। तो मिट्टी से अपनी नाइट्रोजन ले लेंगे और ये फसल क्या हो जाएगी? पीली पड़ जाएगी। तो यही कारण होता है कि अगर फसल अवशेष पूरी तरह से ना सड़े हो तो अगली फसल जो हम बोते हैं वो पीली पड़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी आ जाती है, क्योंकि सूक्ष्म जीव तो बढ़ जाते हैं लेकिन उसके नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। अब हम देख रहे हैं, अगर हम पहले कर दें तो हमारे पोषक तत्वों का नुकसान होता है, देर से करें तो हमारी फसल का नुकसान होता है, फसल पीली पड़ जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसका मतलब हमें ऐसे समय पे करना है कि फसल बुआई से ठीक पहले वो सड़ जाए। तो 3 से 4 सप्ताह सड़ने में लगता है, इसलिए हमको इस समय इसको करना चाहिए।
लेकिन सड़ाने के लिए क्या आवश्यक है? नमी जरूरी है, मॉइस्चर जरूरी है, बिना मॉइस्चर के सड़ेगा नहीं और मिट्टी में मिलना बहुत जरूरी है। तो कोशिश ये करिए कि 20 मई 15-20 मई के आसपास जब बारिश हो जाए, कोई बारिश पड़ जाती तब कर दें, या आप इसमें जरूर एक बार सिंचाई करके ही इसको करें, नहीं तो ये सड़ने में बहुत दिक्कत आएगी। तो एक तो खेत में नमी होनी चाहिए, चाहे बारिश से आए चाहे आप सिंचाई करें, तभी वो सड़ेगा, नहीं तो नहीं सड़ेगा। दूसरा, उसका मिट्टी में मिलना बहुत जरूरी है, खड़े खड़े नहीं सड़ेगा। तीसरा, जितना छोटा आप काट देंगे उसके डंठल को गेहूं के, अगर रोटावेटर चला देंगे तो बहुत छोटा छोटा हो जाएगा, मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाएगा तो जल्दी सड़ेगा। अगर हम हैरो चलाते हैं तो हैरो से उतनी जल्दी नहीं सड़ पाएगा, क्योंकि डंठल लंबे लंबे रह जाते हैं। छोटे छोटे पीस जितने बनेंगे वो जल्दी सड़ेगा। रोटावेटर से जल्दी मिट्टी कांटेक्ट में आएगा, छोटे छोटे पीस बनेंगे। और इसको सड़ाने के लिए हम क्या करें? इसको सड़ाने के लिए हम 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन अगर हम प्रयोग कर लेते हैं, नाइट्रोजन प्रति हेक्टर, ये यूरिया नहीं नाइट्रोजन है, मतलब इसका दुगना कर लीजिए, 50 किलोग्राम यूरिया आप डाल देते हैं प्रति हेक्टर, तो ये जल्दी सड़ेगा। यूरिया उसको जल्दी सड़ाने का काम करेगा, और जो सड़ाने काम जो यूरिया सड़ाएगा वो उस फसल को भी मिल जाएगी, उसका जल्दी नुकसान नहीं हो पाएगा। तो ये जल्दी सड़ाने के लिए आप उसमें यूरिया डाल दें 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, मतलब ये मोटा मोटा 50 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टर डाल देते हैं। इसको मान लें 50 किलोग्राम यूरिया, थोड़ा कम भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टर डालेंगे। तो ये मतलब 20 से 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ हो गई। अगर हम इसको देखें तो 20 से 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ डाल दें तो आपका ये जल्दी सड़ जाएगा। दूसरा, डिकम्पोजर आते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोजर आते हैं, आप उसको डाल दें, उससे भी सड़ जाएगा। मतलब हमें सड़ाना है इसको जल्दी से। तो सड़ाने के लिए हमने देखा, एक तो समय बहुत महत्वपूर्ण है, ना तो बहुत जल्दी सड़ाना है ना बहुत देर करनी है, ये जैसे मैंने समझा दिया क्या उसका नुकसान होगा। दूसरा, सड़ाने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया, नमी होनी चाहिए, छोटे छोटे पीस होने चाहिए, मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए। रोटावेटर बहुत अच्छा है उसको मिलाने के लिए। और फिर हम नाइट्रोजन का प्रयोग कर दें, और अगर हम डीकंपोजर का प्रयोग करें, डीकंपोजर आते हैं उसको सड़ाने के लिए। डीकंपोजर जो है ये बैक्टीरिया की और सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, तो इससे ह्यूमस बहुत जल्दी बनेगा, ऑर्गेनिक कार्बन ऑर्गेनिक मैटर कब जल्दी बन जाएगा, पोषक तत्व बहुत अच्छे मिल जाएंगे, और फसल पीली नहीं पड़ेगी, फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, और जो सड़के जो न्यूट्रिएंट मिले तुरंत उसको मिल जाएंगे और खरपतवार को नहीं मिल पाएंगे। अब एक समस्या ये आएगी कि जब इस यहां पे हम करेंगे, इसके बीच में 1 महीने में खरपतवार उगते हैं, निकल आते हैं, तो हमको ये ध्यान रखना है कि खरपतवार में बीज ना आने पाए। अगर खरपतवार छोटा रहता है तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जब आप इसको खेत में मिलाएंगे तो खरपतवार भी, घास भी मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन कुछ खरपतवार हो सकता है 15-20 मई तक आ जाए और उसमें फूल बनना है और बीज आ जाए, तो ऐसे खरपतवार को आप दवाई डाल के खत्म कर दें। कोई हर्बिसाइड डाल के खत्म कर सकते हैं, जैसे पैराक्वाइट आप उससे डाल के खत्म कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि उसमें सीड सेटिंग ना हो। खरपतवार तभी आपको नुकसान पहुंचाएगा अगली फसल में जब उसमें बीज बन जाए, तो आपको बीज बनने से रोकना है। अगर ऐसी समस्या आती है तो अगर छोटे छोटे रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरा मिट्टी मिल जाएंगे, वो भी डिकम्पोज होकर न्यूट्रिएंट देंगे, जिन्होंने मिट्टी से ले लिए होंगे वो न्यूट्रिएंट फिर से मिट्टी में आ जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो गेहूं के फसल अवशेषों को सही समय पे सही तरीके से सड़ाएं, तो हम जो अगली फसल लेंगे, चाहे हम धान लें चाहे हम मक्का लें, उसमें हमें अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छा लाभ मिलेगा। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि कैसे हमें ये काम करना है, और इन लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको सही जानकारी मिले। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।